सब तरीके से इजराइल पूरी तरह से फंस चुका है। अब उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय उसको मान लेना, नहीं तो पूरा मिडिल ईस्ट तैयार है पूरा इजराइल को साफ करने के लिए, और तेल अवीव के जहाजों पर फिलिस्तीन का झंडा चिपकाया जाएगा। वहां के हर बिल्डिंग पर फिलिस्तीन का झंडा होगा। अगर नहीं माना इजराइल, हमको लग रहा है कि उसी रास्ते। देखिए, इजराइल की जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला था और सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी कि गजा की गलियों में अपने आईडीएफ को, उनका मरकावा टैंक पे इतना भरोसा है, उस गली के अंदर मरकावा टैंक जाके क्या करेगा। तो मरकावा टैंक पर इनको इतना भरोसा था। एक इजरायली ने कहा कि हमसे कुछ बड़ी गलती हुई है जिससे हम मरकावा टैंक को भी नहीं बचा पा रहे। जो दुनिया में मरकावा टैंक बड़ा फेमस था ना, उसको गजा ने ऐसे मारा, उसकी नीचे की जो परत है ना वो बहुत कमजोर है, ये उसकी खास बात थी मरकावा टैंक। और सारा एम्बुश में मारा, एम्बुश में सारा मार दिया गया उनका, इसी रास्ते पे जा रहा है। पूरे अरब जगत के लोग नहीं बोल रहे और अमेरिका के डर से नहीं बोल रहे, लेकिन हमास उसके बीच में निकला, जो हूती, हिजबुल्ला, ये सारा ईरान की ताकत। एक लंबे तैयारी के बाद ईरान ने हाथ डाला, और ये लोग प्रॉक्सी नहीं है, ये लोग पंजे हैं ईरान, जो जकड़ लिए हैं अमेरिका को, जकड़ लिए हैं इजराइल को। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा गजा की। जी हाँ, गजा में जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। गजा में आज भी 34 लोगों को इजराइल ने मार दिया, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के जो फौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं। उनकी भी इत्तलाएं आ रही हैं कि उन्हें भी अब हमास के लोग घेर कर मार रहे हैं, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। और ये खबर आ रही है, और खबर ये है कि वहां जो आईडीएफ ने या इजरायली फौज ने कैसा मिशन चला रखा है कि जिसमें आईडीएफ के लोगों को ही मारा जा रहा है, उनको भी मार दिया गया है। और ये पूरी रिपोर्ट मैं आपके खिदमत में पेश करूंगा कि किस तरह का ये हादसा पेश आ रहा है और क्यों। और इस पर जब हमने फजील अहमद साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भी खबरदार किया था, और अभी इजराइल की एक फौज के किसी अफसर ने कहा था कि ये हमने बहुत गलत फैसला लिया गजा में आने का, क्योंकि यहाँ गलियां जो है वो बहुत छोटी छोटी हैं, और वहाँ मरकावा टैंक लेकर के आना, या फिर ये जब हमें नहीं पता चला कि सुरंगें यहाँ पे कहाँ हैं, टनल कहाँ हैं, लोग कहाँ छुपे हुए हैं, हमास के लोग कहाँ हैं, जब हमें ये नहीं पता तो हम कैसे यहाँ आ गए। हमें नहीं आना चाहिए, ये बहुत गलत फैसला हुआ है। तो ये आप देखिए, इस पर हमने बात की, और इस पर जो उन्होंने जवाब दिया है वो सुनिए क्या था। मेरे ख्याल से दिए फिरोज अहमद बख्श साहब ने एक अच्छा तजिया पेश किया है, लेकिन बड़ी खबर जैसा कि आ रही थी एक और जो हम बता रहे थे अभी, फदील साहब से हम पूछेंगे। एक तो ये कि जो ऑपरेशन चला रखा है, आपने पहले भी उसका जिक्र किया था कि उस सबको बंधक बना रहे हैं, उनके हथियार छीन रहे हैं और उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात और आपने कही थी फदील साहब, आपको याद होगा, मुझे याद है कि ये इजरायली वर्दी पहन रहे हैं अब जो हमास के लोग हैं, तो पहचान ही नहीं पा रहे कौन इजरायली है और कौन क्या है, और उस बेस में जाकर के और वो मार रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। अब उसके तहत यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है कि इजराइल ने घटना स्थल पर हनीबल डायरेक्टिव लागू कर दिया है, जिसका मतलब है कि चाहे आईडीएफ हो या हमास, सबको। अब यहाँ पे आगे उन्होंने लिखा है कि हनीबल डायरेक्टिव के तहत इजराइल ने अपने ही कुछ सैनिकों को भी मार दिया है। अब सुझाया कि ये लगातार दूसरी घटना को हिब्रू और अमेरिकन मीडिया बहुत ही बड़ी घटना मान रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह से नहीं, मुमताज भाई, 10 सैनिक वाली खबर को मैं अमरीश वाली खबर बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक बात है, वही है जी। तो ये जो फदील साहब इस तरह की खबरें आ रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं फदील साहब? ये तमाम चीजें जो आप बहुत पहले आपने बताई थी, वो सारी बातें अब कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने मुश्किल हो गए हैं आईडीएफ के लिए, इजराइल के लिए, और गाजा जो है कितना मुश्किल हो गया है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, फिर मैंने भी उसको यूज किया कि आईडीएफ का कब्रिस्तान दरअसल गाजा बन गया, अगर देखा जाए तो। जी फदील साहब। देखिए, इजराइल की जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला था और सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी कि गजा की गलियों में अपने आईडीएफ को,
उनका मरकावा टैंक पे इतना भरोसा है। उस गली के अंदर मरकावा टैंक जाके क्या करेगा, किसको मारेगा जाकर? तो मरकावा टैंक पर इनको इतना भरोसा था। एक इजरायली ने कहा कि हमसे कुछ बड़ी गलती हुई है जिससे हम मरकावा टैंक को भी नहीं बचा पा रहे। जो दुनिया में मरकावा टैंक बड़ा फेमस था ना, उसको गजा ने ऐसे मारा, उसकी नीचे की जो परत है ना वो बहुत कमजोर है, ये उसकी खास बात थी मरकावा टैंक की। और सारा एम्बुश में मारा, एम्बुश में सारा मार दिया गया उनका। अब मरका वो डराने के चक्कर में गजा को वो बहुत हल्के में ले रहे थे, हमास को। इजराइल जो है वो डराने के, कुछ बड़े लोग ना कभी कभी डरवाने के टैक्टिस से भी कामयाब हो जाते हैं। तो डरवाने के लिए कि भाई इतना तोप, इतना बंदूक, इतने सैनिक, इतना वो, ये बहुत पुरानी खबर है जो हमने आपको उस आज से 3-4 महीने पहले बताया था कि वो इजरायली वर्दी हमास के लोग पहन ले रहे और उनको और बुला ले रहे। दोनों का शक्ल सूरत एक जैसी है, दोनों हिब्रू जबान बोलते हैं, समझते भी हैं। तो वो लोग सबसे ज्यादा आईडीएफ, अच्छा सब इन सारी बातों के पीछे मेरा तर्क क्या था कि आईडीएफ की जो रिजर्व सैनिक है ना, ये अनट्रेंड सैनिक होने की वजह से ये फंस रहे हर जगह। अगर ये ट्रेंड सैनिक होते ना तब मुश्किल होता हमास के लिए। और इजराइल की बेवकूफी क्या है या होशियारी कह लीजिए, उसने अपने परमानेंट सोल्जर्स को अपने अभी बचा के रखा है। उसने गजा के अंदर सारे अनट्रेंड सोल्जर्स जो नए बेचारे पिज्जा बर्गर बेच रहे थे, कोई बैंक का मैनेजर था, कोई लोन बांट रहा था, कोई रिकवरी एजेंट था, उन लोगों को बुला बुला के बंदूक दे करके अब भेज दिया कि जाओ लड़ो। उनको, वो बेचारे तो ऐसे थे, लेबनान में हिजबुल्लाह जब हम तोप से हमला करता था ना तो वो लोग बेहोश हो जाते थे, आईडीएफ के सैनिक। ऐसी आवाज ही नहीं उनके कान में कभी जाती थी। उस टाइप की सेना के बल पर इजराइल जो है दुनिया पूरा अरब को जीतने निकला था, ग्रेटर इजराइल बनाना था। जब उसके सोल्जर्स तोप का गोला छूट रहा है, उसकी आवाज से बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, ऐसे सेना के बल पर वो ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा था, पूरी दुनिया को जीतने का सपना देख रहा था। अब उनको 40 साल से इनका टेस्ट नहीं हुआ था, अब टेस्ट हो गया। अब टेस्ट में जो है समझ में आ गया कि ये तो हमारी बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। आईडीएफ जो है रिजर्व सैनिक रख रहा है, किस तरह से मारे जा रहे हैं और किस तरह से बंधक हो जा रहे हैं। अगर आप उस सिचुएशन को, अच्छा कोई भी वार स्ट्रेटजी एक्सपर्ट होगा वो गजा का सैटेलाइट सर्वे करके समझ जाएगा कि यहाँ फौज फंस जाएगी। बिल्कुल सिंपल जानकारी रखने वाला आदमी भी जान जाएगा कि यहाँ फौज गई तो वापस नहीं आएगी। ये बिल है। देखिए सांप का एक नेचर होता है, सांप अपनी बिल खुद नहीं बनाता है, वो चूहा के बिल में घुस करके चूहा के बच्चों को खा जाता है और फिर उसी बिल में अपने रहने लगता है। वही हो रहा है फिलिस्तीन इजराइल के साथ। फिलिस्तीनियों ने इजराइल को अपनी जगह दे दी और खुद को चूहा के बिल में सारे फिलिस्तीनियों को इजराइल खा गया और उन पर कब्जा करके बैठा है। और पूरा अरब को 1947 में और 82-83 के बीच में भी कुछ जंग हुई थी, उसके बाद इतना मारा था, एक साथ 5 लोगों को मारा था, तब उसके डर से आज तक कोई बोल ही नहीं रहा इजराइल से। पूरे अरब जगत के लोग नहीं बोल रहे और अमेरिका के डर से नहीं बोल रहे। लेकिन हमास उसके बीच में निकला, जो हूती, हिजबुल्ला, ये सारा ईरान की ताकत। एक लंबे तैयारी के बाद ईरान ने हाथ डाला और ये लोग प्रॉक्सी नहीं है, ये लोग पंजे हैं ईरान के, जो जकड़ लिए हैं अमेरिका को, जकड़ लिए हैं इजराइल को। पूरा लाल सागर में कोई जहाज नहीं जा सकता और अब फ्लाइंग भी नहीं कर सकता। वो पूरा नो फ्लाइंग जोन घोषित हो गया लाल सागर के ऊपर से। एक भी अभी बर्गुनियन एयरपोर्ट पूरा ही बंद है, कोई फ्लाइट नहीं जा रही। और अमेरिका के व्हाइट हाउस से ये फरमान जारी हुआ है कि कोई भी अमेरिकन इजराइल की यात्रा न करे इस वक्त, ये फरमान जारी हो गया। और अभी तो आम पब्लिक को निशाना बनाया है नहीं, हमास तो अभी मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है। जिस दिन आम पब्लिक को निशाना, जिस तरह से इजराइल आम पब्लिक को निशाना बना रहा है, अभी हूती जो है आम पब्लिक को निशाना नहीं बना रहा है। इनके सुरंग का पता लगा, आपने सही कहा कि एक अमेरिकन जासूस पकड़ा गया है आज वहां पे फिलिस्तीन में, गजा के अंदर। ये लोग बार बार, आज से 3-4 महीना पहले जब ये लोग कहते थे कि हम गजा का पुनर्निर्माण करेंगे, इसको बहुत खूबसूरत बनाएंगे, इसको ये बनाएंगे, तब हम कहते थे कि ये केवल सुरंग का पता लगाने के चक्कर में ये सब बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। अरे भाई, जो काम करेगा वो कौन करेगा? जो भी काम करेगा हमास करेगा।
आप पैसा दे दो, करेगा अपना काम, नहीं भी दोगे तो करेगा। इतनी बड़ी सुरंग बना लिया अंदर अंदर, क्या बिना पैसे के बनी होगी? खर्चा तो आया होगा ना, बहुत बड़ा खर्चा आया होगा। कितनी तो डुप्लीकेट, जिस सुरंग के माध्यम से 300 इजरायली नागरिकों को 7 अक्टूबर को पकड़ के जिस सुरंग से लाया, वो सुरंग फ्री हो गई। अब उसमें कोई आता है, वो लोग घूमने जाए, इजरायली कई बार आते और जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्टिविटी अब नहीं है, फ्री हो गई वो। इतना बड़ा नेटवर्क जब सुरंग का, जो कि दुनिया की मानी जानी CIA है, मुसाद है, उनको नहीं पता चल रहा है कि ये सुरंग शुरू कहां हो रही है और खत्म कहां हो रही है। आप समझ लीजिए कि किस लेवल के इंटेलिजेंसिया इनकी थी। और आज भी अमेरिका भले बात कर रहा है सीज फायर कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन सबकी चाहत सिर्फ यही है कि किसी तरह एक बार इनका सुरंग का नेटवर्क हमको मिल जाए। इसलिए कोई भी एक ही रास्ता है। बहुत अच्छा काम किया गजा ने, हमास के लोगों ने सीज फायर का मना कर दिया। करेंगे तो अपनी शर्त पे करेंगे, पूरे मुकम्मल तैयारी के साथ करेंगे, उसके बाद अब युद्ध नहीं होगा। लेकिन बीच में ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जो है कल को फिर ये क्लेश शुरू रहे। अब महमूद अब्बास साहब को लेबनान भेज रहा है अमेरिका, जाओ समझाओ। अरे आपको भी तो अमेरिका को समझाना चाहिए था ना कि भाई बेगुनाहों क्यों मार रहे हैं। वाइडन, अब ठीक है वाइडन थे, उनसे दुनिया नाराज थी, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया था हुती के ऊपर, ना हमास के ऊपर। ये तो ट्रंप तो आकर के हमला कर दिए सीधे और अपना 2 जहाज डुबवा लिए। जब वारशिप डूब गया तब जाकर के अब उनको सुकून मिला है। जी मुमताज। इसके साथ साथ फजील अहमद साहब ने यह भी कहा कि 17 जून आने वाली है और 17 जून तक कई के चेहरों पर पड़ी नकाब पलट जाएगी और एक बहुत बड़ा इंकलाब 17 जून तक देखने को मिलेगा। सुनिए इस पर भी हमारे फजील अहमद साहब ने क्या कहा, कितना बड़ा दावा किया। और ये 17 जून इस हवाले से कह रहे हैं क्योंकि 17 जून को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस 17 जून से 20 जून को होने वाली है, जिसका जिक्र हमने पहले प्रोग्राम में भी किया है कि उसमें फ्रांस और अरब लीग ये दोनों जो है वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कई मुल्कों के साथ कर रहे हैं, जिसमें फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का दर्जा देने जा रहे हैं, आज़ाद करने जा रहे हैं फिलिस्तीन को। अब अमेरिका नकेल लगा रहा है, लेकिन देखना होगा कि इसमें होता क्या। सुनिए फजील अहमद साहब ने क्या कहा। ये चूंकि टाइम हो गया है, लेकिन एक बड़ी खबर और जदीब साहब ने की है। जाहिर है कि ये पहले भी हमने सुना है कि कल जिस पर हम लोग फजील साहब बात कर रहे थे कि यूएस ने फ्रांस और ब्रिटेन को धमकाया है कि वो 17 जून को न्यूयॉर्क में होने वाले UN कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीन को अगर रिकॉग्नाइज न करें, ये धमकी दी है कि अगर जाहिर सी बात है कि तो ये जो है बहुत बड़ा। और जयदीप साहब ने ये भी कहा और हमने भी इसको महसूस किया था कि युद्ध के शुरुआत में अमेरिका ने भी इजराइल को चेतावनी दी थी कि ग्राउंड ऑपरेशन ना करें, नहीं तो दलदल में फंस जाएंगे। नूर साहब ने कहा 1 लाख IDF मानसिक रूप से बीमार और घायल हैं। फजील साहब ये तो खबर आई है 1 लाख के करीब तादाद ऐसे लोगों भी पहुंच गई है फौजियों की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिन्होंने सरकार को लेटर लिखा है। अभी 10,000 तो कुछ दिन पहले ही, 1-1.5 हफ्ते पहले ही लेटर दिया था। तो बहरहाल ये सिचुएशन यहाँ पे है। अगर टाइम तो हो गया है, लेकिन इस पे फजील साहब अगर कुछ आप जो धमकी दी है, क्या ये धमकी को एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या फिर वो जो 17 तारीख वाली मीटिंग है वो ऐसे ही रह जाएगी? टाइम हो गया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कल हमने कहा था कि 17 तारीख आते आते बहुत से निकाब उतर जाएंगे, सबके चेहरे दिखने लगेंगे। अब देखिए आज से ही शुरू हो गया। ये तो नेचुरल सी बात है। जब UN में वोट हो रहा था तो अमेरिका के साथ 6 कंट्री मिल करके उसका विरोध किए थे, बाकी पूरी दुनिया एक साथ थी। तो आज कैसे वो मना कर सकते हैं? और फिलिस्तीन से उनको क्या हमदर्दी है? वो तो चूंकि बेबस हैं, बस नहीं चल रहा है इसलिए चुप है। नहीं तो क्या आज ईरान से दिल साफ कर लिया है क्या अमेरिका ने, या फिलिस्तीन से दिल साफ कर लिया है? वो मजबूर हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस हालात में अगर हम और छेड़ेंगे तो फिर छोड़े नहीं जाएंगे। ये देखिए, जो पेड़ जितना बड़ा होता है जब गिरता है ना तो उतना ही जमीन ज्यादा दलकाता है।
छोटा पेड़ को गिराना आसान होता है, लेकिन हमास है और ये आयतुल्लाह खामेनी साहब का अनुभव है कि उनको पता है कि बड़ा पेड़ काटा कैसे जाता है। पहले छोटी डालियों को काट के उसको हल्का किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी जड़ गिराई जाती है। ऐसे ही सीधे नीचे से काट के नहीं गिरा दिया जाता है। कोई बड़ा पेड़ होता है, पहले मोटी मोटी छोटी छोटी शाखाओं को काटा जाता है, फिर उससे मोटी मोटी शाखाओं को काट के अलग किया जाता है, फिर जब पेड़ हल्का हो जाता है तब उसकी जड़ काटी जाती है। यही अनुभव है राजनीति और युद्ध नीति, इन दोनों का तालमेल जिसके अंदर होता है उसको पता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है और राजनीति कैसे किया जाता है। युद्ध लड़ने के अंदर की राजनीति भी है कि उन्होंने एकदम से देखिए खुद ना सामने आकर के हुती हमास को ला दिया, हिजबुल्लाह को ला दिया, पहले उसको चारों तरफ से घेर दिया। ईरान को घेरने के लिए अल बशर आ गए, जुलानी साहब। अब अल शूरा कह रहा है ना उनको, अमेरिका उनको बड़ा इज्जत से नाम लेता है, अल शूरा साहब। नहीं, अब तमाम टेररिस्टों का है कि आप तमाम टेररिस्टों को आप अपनी फोर्स बना लीजिए, बताइए। हाँ, दुनिया के तमाम टेररिस्टों का है, बना लीजिए। यही है अमेरिका यही है। यही मैं कहता हूं ना हमेशा कि आतंकवाद की परिभाषा अभी तय नहीं है दुनिया के अंदर कि कौन आतंकवादी है। अगर सरकार गोली चलाए तो सरकार भी आतंकवादी है। निहत्थों पर अगर गोली सरकार चलाए तो सरकार भी आतंकवादी है, और अगर सरकार पर कोई गोली चलाए वो भी आतंकवादी है। मकसद क्या होना चाहिए? सबका अपना एक मकसद है। किसी को मारने के पीछे क्या मकसद है ये देखा जाता है। भाई जज भी हत्या कर रहा है फांसी की सजा दे करके, लेकिन वो सोसाइटी को क्लैश होने के बचाने के लिए हत्या कर रहा है। अगर वो हत्या करने वाले को छोड़ दे तो सोसाइटी तो कोलैप्स कर जाएगी ना। तो मकसद ये होता है कि सामने वाले की जो एक्टिविटी है वो क्या है। सब तरीके से इजराइल पूरी तरह से फंस चुका है। अब उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय उसको मान लेना, नहीं तो पूरा मिडिल ईस्ट तैयार है पूरा इजराइल को साफ करने के लिए। वहां फिलिस्तीन के झंडा गड़ेगा तेल अवीव पर, और तेल अवीव के जहाजों पर फिलिस्तीन का झंडा चिपकाया जाएगा। वहां के हर बिल्डिंग पर फिलिस्तीन का झंडा होगा। अगर नहीं माना इजराइल, हमको लग रहा है कि उसी रास्ते पे जा रहा है, वो इसी रास्ते पे जा रहा है, और यही एक रास्ता बचा भी है। अब रास्ता दूसरा कोई बचा ही नहीं है कि जॉर्डन में सब लोग इकट्ठा हो और वहां से पैदल मार्च करके तेल अवीव पर जाएं और वहां की राजधानी पर जाकर के झंडा फिलिस्तीन का लगा दें और घोषित कर दें कि पूरा इजराइल और फिलिस्तीन, या पूरे इजराइल को फिलिस्तीन बना दिया गया, अब हम लोग पूरे के मालिक हैं, अब जो करना है कर लो। यही होने वाला है। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये थे फजील अहमद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे हालात हाजरा पे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया बहुत बहुत।